मेम्ब्रेन सिस्टम के सेकेंड कंपोनेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या गोल्जी बॉडीज़ बोलते हैं। गोल्जी बॉडी सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में बिल्कुल भी नहीं होती। इट इज़ कम्प्लीटली एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्लस गोल्जी बॉडी राइबोसोम्स में भी आरबीसीज में भी नहीं होती। हमारे जो एरिथ्रोसाइट्स हैं, इवन दे डू लैक गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी अपैरेटस और गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडी को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे कमीलियो गोल्जी, और कमीलियो गोल्जी के नाम पर ही गोल्जी ये टर्म पड़ा है, ये नाम दिया गया है। तो कमीलियो गोल्जी वॉज द वन हु डिस्कवर्ड गोल्जी बॉडी और गोल्जी अपैरेटस, और इसीलिए हमने इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोला है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलने का एक रीज़न ये भी है कि ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारी एंटिटीज़ एक साथ रोल प्ले करेंगी। कोई एक ही कंप्लीट यूनिट नहीं है, देयर आर मेनी यूनिट्स जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। गोल्जी बॉडी का एक क्लासिफिकेशन स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस के बेसिस पे भी है। अगर गोल्जी बॉडी बहुत सारा फैट स्टोर करती है तो उसे हम लिपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। इफ़ इट स्टोर्स लिपिड वी कॉल इट एज लिपोकॉन्ड्रिया। अगर गोल्जी बॉडी के अंदर बहुत सारे लिपिड्स, फैट्स, इनको हमने स्टोर करके रखा है या इनको हमने गोल्जी बॉडी की मदद से वेसाइकल्स में पैक करके डिस्पैच किया है, तो उसे हम बोलते हैं लिपोकॉन्ड्रिया। राइट, ये फैट सेल्स के या फैट के आसपास आपको बहुत ज़्यादा लिवर के आसपास बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि हमारी बॉडी में फ़ैट का मेटाबॉलिज्म लिवर करता है। राइट, इसके अलावा गोल्जी बॉडी अगर सिर्फ एक सिंगल सिस्टर्नी के फॉर्म में मिले, स्पेशली दिस टर्म और दिस टाइप ऑफ गोल्जी बॉडी इज़ फाउंड इन प्लांट्स, तो उसे हम डिक्टायोजोम बोलते हैं। डिक्टायोजोम्स का मतलब होता है जब गोल्जी बॉडी सिर्फ एक सिंगल सिस्टर्नी के फॉर्म में हो, एंड इट इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट्स। देखिए, यूकैरियोटिक सेल्स में गोल्जी बॉडी होती है, प्लांट्स में गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, एनिमल्स में गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है। प्लांट्स के अंदर गोल्जी बॉडी थोड़े से स्कैटर्ड फॉर्म में होती है, और वो जो स्कैटर्ड फॉर्म में होती है उसे हम डिक्टायोजोम बोलते हैं। रैंडमली स्प्रेडेड होती है, इन सिंगल यूनिट्स के फॉर्म में होती है, तो दैट इज़ व्हाट इज़ रेफर्ड एज डिक्टायोजोम। ऑल्दो ये भी बहुत एफिशिएंट है अपने काम में, अपने प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड सिक्रीशन वाले काम में। गोल्जी बॉडी को एक बहुत स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक की मदद से ऑब्जर्व किया गया था, जिसे हम सिल्वर स्टेनिंग बोलते हैं। ये भी आप याद रखेंगे कि गोल्जी बॉडी को स्टेन करने के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को यूज़ करते हैं। इनिशियली भी, सबसे पहले भी सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को ही यूज़ किया गया था, और इस सोल्यूशन को या इस स्टेन को यूज़ करने के बाद गोल्जी बॉडी हमें विजुअलाइज हुई थी, और ये बहुत स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक है। लेकिन हमने ये भी ऑब्ज़र्व किया जब हम स्टेनिंग कर रहे थे कि जब गोल्जी बॉडी को आप देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो उनके आसपास का एरिया, आसपास के जोन में कुछ भी विजिबल नहीं होता। It is all scattered, everything is all scattered in the nearby area, distributed in the nearby area, but it is not present near the Golgi body. Either present in very less number or it is completely absent. ये एरिया कहलाता है जोन ऑफ एक्सक्लूजन। अगेन एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है, जोन ऑफ एक्सक्लूजन हम किसे बोलते हैं? द साइटोप्लाज्म नियर Golgi body which have no or very less cell organelles. वो जोन आपको बहुत इजीली, बहुत आसानी से दिखाई दे जाएगा। तो पता है बच्चों, मज़े की बात क्या है, जब आप स्टेनिंग करते हैं ना, तो जिस हिस्से में आपको कुछ भी या सारी चीज़ें स्कैटर्ड इधर उधर दिखाई देती हैं और सिर्फ बीच में एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो हम अंदाज़ा लग जाता है कि यहाँ पे गोल्जी बॉडी होगा। हम एक अजम्पशन ले ही लेते हैं कि डेफिनेटली इस रीजन में क्या प्रेजेंट है? गोल्जी बॉडी। क्योंकि जहाँ गोल्जी बॉडी होगा वहाँ पे दूसरी चीज़ें नहीं होंगी। अब ये भी सोचने वाली बात है कि क्यों नहीं होंगी भाई, जब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गोल्जी बॉडी, कि जहाँ पे राइबोसोम्स कनेक्टेड है ईआर से, ईआर कनेक्टेड है गोल्जी बॉडी से, और गोल्जी बॉडी कनेक्टेड है, या गोल्जी बॉडी अपनी वेसाइकल्स को डिस्चार्ज करेगा। मैंने अभी आपको जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था तब ये चीज़ क्लियर की थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडीज़ जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्शन में है। ये जो गोल्जी बॉडीज़ कनेक्शन में है, इनके प्रोटीन्स को हम पैक करते हैं वेसाइकल्स में और वेसाइकल्स को डिस्पैच करते हैं।
तो आप अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि इस एरिया में क्यों बहुत कम सेल ऑर्गेनल्स हैं। सो दैट गोल्जी बॉडी जो ट्रैफिकिंग करेगा सब्सटेंसेस की, उस ट्रैफिकिंग को स्पेस मिल सके, जगह मिल सके, एंड देयर विल बी नो हिंड्रेंस, देयर विल बी नो रेजिस्टेंस। इफ़ देयर आर सम अदर सेल ऑर्गेनल्स जो कि गोल्जी बॉडी के बिल्कुल नियर बाय है, सराउंडिंग है, तो इट विल नॉट गेट अ क्लियर पैसेज, उसे सीधा सीधा क्लियर रास्ता नहीं मिलने वाला। इसीलिए हम क्या करते हैं, गोल्जी बॉडी को एक ऐसा एरिया चुन कर देते हैं जहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स कम हैं, या यूँ कह लीजिए जहाँ गोल्जी बॉडी है वहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स कम है, सो दैट इट गेट्स अ क्लियर पैसेज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। अब हम गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं और ये स्ट्रक्चर आपस में कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। देखिए, जब भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनकर कोई प्रोटीन गोल्जी बॉडी को दिया जाता है, तो गोल्जी बॉडी उस प्रोटीन को इकट्ठा करके मॉडिफाई करती है। मतलब आपको प्रोटीन को बाकायदा प्रोसेस करना है, उसे पैकेज करना है, तो इसके लिए गोल्जी बॉडी के अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं। ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हमारे पास मेजरली 3 कैटेगरीज़ में प्रेजेंट हैं, जो कि बिल्कुल उसी तरीके से हैं जैसे हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होते हैं। तो देखिए, गोल्जी बॉडी में सिस्टर्ने, वेसाइकल्स और ट्यूब्यूल्स बिल्कुल उसी तरीके से वो 3 कंपोनेंट्स हैं जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होते हैं। वैसे ही गोल्जी बॉडी के पास ये 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। लगभग सबके स्ट्रक्चर भी सेम ही है, सिर्फ गोल्जी बॉडी का ओवरऑल स्ट्रक्चर डिफर करता है। दैट आई विल शो यू हाउ इट इज़ डिफरेंट। गोल्जी बॉडी में जो सिस्टर्ने हैं, अगेन दे आर फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स। जैसे स्ट्रक्चर्स हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखे थे, तो दे आर फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस। इन्हें हम बोलते हैं सिस्टर्ने। ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के और स्टैक के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक सिस्टर्ने, उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इस तरीके से सिस्टर्ने एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और ये सारे सिस्टर्ने मिलकर पूरा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन करते हैं। डायमीटर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। ये डायमेंशंस आपको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जस्ट अ फैक्ट और जस्ट अ डेटा विच इज़ गिवन। गोल्जी बॉडी में जो ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, आई शो यू अगेन। गोल्जी बॉडी में जो ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ पे कई बार मटेरियल फिल्ड होता है, प्रोटीन फिल्ड होता है, सो दैट उसे प्रोसेस किया जा सके। इन्हें हम नोड्यूल्स बोलते हैं। तो नोड्यूल्स वो सरफेस, नोड्स बोलते हैं। नोड्स वो एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारे गोल्जी बॉडी के पास में कुछ स्ट्रक्चर्स फिल्ड हैं। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये प्रोटीन्स ही हैं जिन्हें हम मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। उन्हीं प्रोटीन्स को हमने यहाँ पे फिल किया है। सो दीज आर द नोड्स विच आर प्रेजेंट इन आर गोल्जी बॉडी। अलग अलग जगह पे गोल्जी बॉडी के अंदर सिस्टर्ने का नंबर अलग अलग होता है। जहाँ पे प्रोटीन्स का मैन्युफैक्चर बहुत स्पीडी रेट पे चल रहा है, प्रोटीन्स को हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बना रहे हैं, वहाँ पे सिस्टर्ने ज़्यादा होंगे। जितना मैच्योर गोल्जी बॉडी होगा उतने सिस्टर्ने ज़्यादा होंगे, जितना यंग गोल्जी बॉडी होगा उतना सिस्टर्ने कम होंगे। तो कितने सिस्टर्ने आएंगे ये डिपेंड करता है गोल्जी बॉडी की मैच्योरिटी पे, प्लस लोकेशन पे, उसकी पोजीशन पे कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है। गोल्जी बॉडी में जो सिस्टर्ने हैं ये न्यूक्लियस की तरफ भी फेस करते हुए होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। देखिएगा ज़रा बच्चों, यहाँ ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएटेड हमारा गोल्जी बॉडी है कुछ इस तरीके से। तो जो सिस्टर्ने हैं दे आर अरेंज्ड नियर न्यूक्लियस, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास होगा गोल्जी बॉडी बच्चों। तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में गोल्जी बॉडी है तो डेफिनेटली वो सिस्टर्ने भी कहाँ पे हैं, नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के पास में है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सिस्टर्ने भी किसकी तरफ है, टुवर्ड्स न्यूक्लियस। गोल्जी बॉडी का जो कॉन्वेक्स सरफेस है दैट फेसेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस, इस तरीके से, और इसी कॉन्वेक्स सरफेस को हम सिस फेस के नाम से भी जानते हैं। दिस इज रेफर्ड एज सिस फेस, या फिर क्योंकि प्रोटीन यहाँ से एंटर करता है मॉडिफिकेशन के लिए, इसलिए इसे हम फॉर्मिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। वी कॉल दिस फेज एज सिस फेज और फॉर्मिंग फेज। वहीं जो अपोजिट फेज है उसे हम मैच्योरिंग फेज भी बोलते हैं, जहाँ से मैच्योर्ड प्रोटीन बाहर आएगा, इसे हम ट्रांस फेज के नाम से भी जानते हैं। तो आप देखेंगे कॉन्वेक्स फेज जो है,
आई एम सो सॉरी, कॉन्वेक्स फेज जो है वो टुवर्ड्स न्यूक्लियस है और कॉन्केव फेज इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. This is convex phase, it is facing towards nucleus, and concave phase which is facing opposite from the nucleus, that is towards membrane. ये 2 points आपको याद रखने हैं बच्चों. Cis is towards nucleus, cis convex nucleus. आप इसे ऐसे याद रखिएगा, convex, cis and nucleus. तो obviously जो opposite phase है वो towards membrane हो गया. तो इस तरीके से हमारे गोल्जी बॉडी के अरेंजमेंट है. दिस इज कॉन्केव फेज विच इज़ फेजिंग टुवर्ड्स मेम्ब्रेन. सिस और ट्रांस फेज दोनों भले ही अलग अलग फेजेस हों लेकिन कनेक्टेड हैं. ये इसीलिए कनेक्टेड हैं क्योंकि प्रोटीन एंटर होता है सिस फेज से और निकल कर जाता है ट्रांस फेज से. तो जब भी एंट्री होगी प्रोटीन्स की हमेशा गोल्जी बॉडी में प्रोसेसिंग के लिए वो कॉन्वेक्स फेज की तरफ से होगी और जब भी उन्हें एग्जिट करना होगा वो कॉन्केव फेज से करना होगा. सो दिस इज़ हाउ दे आर अरेंज. द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ एनी गोल्जी बॉडी इज़ सिस्टर्ने. सिस्टर्ने जो होते हैं दे आर बेसिकली सिस्टर्ने जो है सॉरी टिब्यूल्स जो है, सिस्टर्ने वी टॉक्ड अबाउट. टिब्यूल्स जो है वो ब्रांच्ड हैं और ये इरेगुलर ट्यूब्स हैं. जैसे सिस्टर्ने रेगुलर होते हैं वैसे टिब्यूल्स जो हैं वो ट्यूब लाइक और इस तरीके से होते हैं. सो दे आर ब्रांच्ड है ना. एक तरीके से उनमें आपको नोड्स दिख रहे हैं, आपको उनके अंदर कर्व्स दिखाई दे रहे हैं. सो दे आर बेसिकली ट्यूब लाइक टिब्यूल्स इस तरीके से. द नेक्स्ट इज़ वेसाइकल्स जो कि स्फेरिकल होते हैं. ट्रांजिशन फेज़ में आपको वेसाइकल्स ज़्यादा मिलेंगे और इनके अंदर फिल्ड होते हैं मॉडिफाइड प्रोटीन्स, मतलब फंक्शनल प्रोटीन्स. तो गोल्जी बॉडी से जब भी कोई प्रोटीन निकल कर बाहर आएगा तो वो कैसा होगा, कम्प्लीटली फंक्शनल होगा, वो कम्प्लीटली काम करने लायक होगा. फंक्शनल प्रोटीन कोई एंजाइम भी हो सकता है बच्चों. देखिए हमारी बॉडी में हर एंजाइम एक प्रोटीन है, राइट. हर प्रोटीन एंजाइम हो डेफिनेटली ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर एंजाइम तो प्रोटीन ही होता है. तो अगर आपके गोल्जी बॉडी ने प्रोटीन्स का फॉर्मेशन किया है तो वो उसे मॉडिफाई करके एंजाइम्स का भी शेप दे सकते हैं. तो डेफिनेटली यहाँ पे वो फंक्शनल प्रोटीन मतलब हो सकता है कि किसी ना किसी तरीके का वो एंजाइम हो. ये वेसाइकल्स ट्रांस फेज की तरफ प्रेजेंट होंगे और इसीलिए ट्रांजिशन वेसाइकल्स भी बोल सकते हैं आप इन्हें. दे आर टूवर्ड्स ट्रांस फेज ना भाई, ट्रांस फेज की तरफ फेस करते हुए तो इन्हें हम ट्रांजिशन वेसाइकल्स भी नाम दे सकते हैं. इट इज़ वन इन द सेम थिंग. सिर्फ जगह के हिसाब से कौन सी फेज़ में वो प्रेजेंट है उसके हिसाब से हमने ये नाम दिया है. नथिंग स्पेशल अबाउट इट. आप इसे जस्ट सिंपली गो थ्रू कर लें. एज सच नथिंग इम्पॉर्टेंट. जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी गोल्जी बॉडी में वो बेसिकली इसका फंक्शन है, क्योंकि गोल्जी बॉडी का फंक्शन ही सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में फंक्शनल प्रोटीन्स को बनाने के लिए. भाई जब तक गोल्जी बॉडी आपके प्रोटीन को प्रोसेस नहीं करेगा तब तक आप कोई भी प्रोटीन प्रॉपरली बना ही नहीं सकते. इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर अ प्रोटीन यू नीड टू मॉडिफाई इट. आफ्टर प्रिपेयरिंग अ क्रूड प्रोटीन, आफ्टर प्रिपेयरिंग अ रॉ प्रोटीन, यू नीड टू मॉडिफाई इट. आप उसे मॉडिफाई करेंगे और जैसे ही आप उसे मॉडिफाई करेंगे क्या बन जाएगा, इट विल टेक द फॉर्म ऑफ अ फंक्शनल प्रोटीन. तो देखें ज़रा कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं सिक्रीशन की, क्योंकि हमारा गोल्जी बॉडी सिक्रीशन में मदद करता है प्रोटीन्स के. तो अगर ये मेरा गोल्जी बॉडी है तो यहाँ पे कुछ वेसाइकल्स हैं जिन्हें हम ट्रांजिशन वेसाइकल्स बोलते हैं. ट्रांजिशन वेसाइकल्स में प्रोटीन्स को फिल कर दिया जाता है. ये सैक्यूल्स हैं, ठीक है. अब गोल्जी बॉडी में एसोसिएशन में हम देखें तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. मैं स्पेसिफिकली लिख देती हूँ बच्चों RER, ताकि आपको याद रहे कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसने अपने अंदर प्रोटीन्स को मॉडिफाई कर लिया है, प्रोटीन्स को फॉर्म कर दिया है. और वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन एंटर करेगा कहाँ पे, इसमें. ये प्रोटीन इन सिस्टर्ने को क्रॉस करता हुआ यहाँ पे पहुँचा और इसीलिए हमने क्या कहा है कि जब प्रोटीन्स की एंट्री होती है तो वो सिस फेज से होती है. याद करें ये सिस फेज है विच इज़ टूवर्ड्स न्यूक्लियस, सिस कॉन्वेक्स न्यूक्लियस.
और ये ट्रांस फेज है जहाँ से प्रोटीन को बाहर आना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गई कि हमारे गोल्जी बॉडी में जो प्रोटीन की एंट्री होगी वो कहाँ से होगी, सिस फेज से होगी। अब देखिए सिस फेज से प्रोटीन की एंट्री के बाद यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे, हम प्रोटीन्स को मॉडिफाई करते हैं, राइट। प्रोटीन्स को मॉडिफाई करने के लिए हम हो सकता है हमारे प्रोटीन्स पे ग्लूकोज ऐड कर दें, और हम हो सकता है हमारे प्रोटीन्स पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दें, राइट। तो हमारे प्रोटीन्स को चेंज करना चाहते हैं हम बेसिकली। सो ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइको ऑक्सीडेशन, ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइको ऑक्सीडेशन ये तो मेन टाइप के मॉडिफिकेशंस हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स के, जो कि पूरी तरीके से गोल्जी बॉडी में होते हैं। और ये करने के बाद हमारा गोल्जी बॉडी हमें एक मैच्योर प्रोटीन देता है, एक मैच्योर फंक्शनल प्रोटीन और लिपिड प्रिपेयर करके दे देता है। तो गोल्जी बॉडी ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है। समझना ज़रा, ग्लूकोज का एडिशन जब आप प्रोटीन्स पे करेंगे तो दिस विल गिव यू ग्लाइकोप्रोटीन, राइट। ग्लूकोज का एडिशन जब आप करेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन, और ग्लूकोज का एडिशन जब आप लिपिड पे करेंगे तो इट इज़ ग्लाइकोलिपिड। और यही प्रोसेस मॉडिफिकेशन का फॉर्म है। सबसे पहले तो हमारे गोल्जी बॉडी ने क्या किया, प्रोटीन्स को रिसीव किया सिस फेज से, फिर उन प्रोटीन्स को चैनल करती गई एक एक सिस्टर ने में, ताकि हम प्रोटीन्स को मॉडिफाई कर सकें। प्रोटीन्स को मॉडिफाई किया और कहाँ भेजा, टुवर्ड्स ट्रांस फेज। ट्रांस फेज से प्रोटीन्स मैच्योर होकर बाहर निकल जाएंगे, फाइनली दे आर प्रोसेस्ड, और अब वो वहाँ से मैच्योर होकर बाहर निकल जाएंगे। एंड नाउ वेसाइकल्स के थ्रू वो पूरे सेल में सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। सो दिस इज़ बेसिकली ग्लाइकोसाइलेशन, और ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइको ऑक्सीडेशन प्रोटीन्स और लिपिड्स का हमारा गोल्जी बॉडी परफॉर्म करता है। वंस इट इज़ डन, मैं एक बार फिर से पीछे की प्रोसेस पे जाना चाहूँगी। अगर एक बार प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन हो गया है तो हमारा गोल्जी बॉडी उन्हें वेसाइकल्स में पैक करके डिस्पैच करता है वेयर एवर दे आर रिक्वायर्ड। तो देखिए ये प्रोटीन मॉडिफाई होकर यहाँ पे इकट्ठा हो गया, और अब जब वो यहाँ पे इकट्ठा हो गया तो धीरे धीरे ये यहाँ से पिंच ऑफ होना शुरू होगा। ठीक उसी तरह बच्चों, जिस तरह हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पिंचिंग ऑफ की प्रोसेस देखी थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी क्या हुआ था बेटा, जो हमारा जो प्रोटीन था वो प्रोटीन पीछे की तरफ एक्यूमुलेट हो गया था, वहाँ से पिंच ऑफ होकर एक वेसाइकल दूर हो गई थी, डिटैच हो गई थी, और वो वेसाइकल फिर जहाँ पर भी उसकी ज़रूरत थी वहाँ पे पहुँचा दी गई थी, राइट। तो गोल्जी बॉडी का ये काम सिक्रीशन कहलाता है। आपने पहला काम प्रोसेसिंग किया, दूसरा काम आपने पैकेजिंग, ये प्रोसेसिंग था। दूसरा काम आपने जो मॉडिफाइड प्रोटीन है उसे छोटे छोटे से वेसाइकल्स में पैक कर दिया, दिस इज़ कॉल्ड एज पैकेजिंग, एंड इसी के बाद हमने उसे सिक्रीट कर दिया। तो जो लास्ट स्टेप है वहाँ पे वेसाइकल्स पिंच ऑफ हो जाते हैं, एंड कौन सी फेज से पिंच ऑफ होते हैं अभी हमने डिस्कस किया, दे गेट पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द ट्रांस फेज, और वहाँ से फिर हम उसे डिटैच कर देते हैं, अलग कर देते हैं। यहाँ पे जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे सेल के बाहर या अंदर स्प्रेड सिक्रीट किए जाते हैं, वो डिपेंड करता है उनकी यूटिलिटी पे, राइट। मतलब अगर आपके पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सब्सटेंसेस अभी अभी मेरे सेल को ज़रूरी हैं तो मैं उन्हें वहीं कंज्यूम कर लूँगी, लेकिन अगर उन सब्सटेंसेस की ज़रूरत मुझे अभी फ़िलहाल नहीं है बच्चों, तो इन्हें हम डिस्पैच कर देंगे, इन्हें हम रिलीज़ कर देंगे। आप इन्हें रिलीज़ कर दीजिए, ये जाएंगे आपके सेल में, इधर उधर अच्छे से स्प्रेड हो जाएंगे, या सेल के बाहर भी जा सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ द सेल, कि आपके सेल को कितनी ज़रूरत है। क्योंकि हमारा गोल्जी बॉडी सेल के इन सारी एक्टिविटीज़ को या प्रोटीन्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बेटा, कि इसीलिए हम इसे डायरेक्टर ऑफ द सेल या प्रोटीन ट्रैफिकिंग का जो पुलिसमैन है वो कहते हैं। इट इज़ अ मिडल मैन, है ना। ये एक पुलिसमैन है, एक मिडल मैन है, एक ट्रैफिक कंट्रोलर है, एक डायरेक्टर है। डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट बोलिए इसे खास तौर पे, क्योंकि ये सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सबसे अहम भूमिका निभाता है। अगर ये ना हो तो चीज़ों को आप बहुत आसानी से मूव नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि वेसाइकल्स इसने ही प्रोड्यूस करना है, इसने ही प्रिपेयर करना है। सो देयरफॉर गोल्जी बॉडी इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अब गोल्जी बॉडी के कुछ और इम्पॉर्टेंट फंक्शन समझिए।
ऑल्दो हम बात गोल्जी बॉडी की कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे इक्वली जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जब तक वो प्रोटीन बनाकर नहीं देगा गोल्जी बॉडी कभी भी प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन शुरू कर ही नहीं सकता। तो देखिए हमारे पास लाइजोसोम्स हैं। लाइजोसोम्स जो हैं ये डाइजेस्टिव बैग्स होते हैं हमारे सेल्स के, और इन डाइजेस्टिव बैग्स में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। डेफिनेटली जो एंजाइम्स हैं वो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। तो लाइजोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो कौन से एंजाइम्स हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एंजाइम्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन योर लाइजोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद सबसे ज़्यादा एंजाइम्स अगर कहीं पे प्रेजेंट है तो वो हमारे लाइजोसोम्स में ही प्रेजेंट है। लाइजोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं, और इसीलिए हमारे लाइजोसोम्स को एंजाइम्स बनाकर देने का काम हमारा गोल्जी बॉडी करता है, और एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने का काम प्रोटॉन पंप करता है। हम बात करेंगे उसके बारे में जब हम लाइजोसोम्स डिस्कस करेंगे। तो लाइजोसोम्स पूरी तरीके से किसने बनाए हैं? गोल्जी बॉडी ने। ईआर ने जो प्रोटीन बनाकर गोल्जी बॉडी को दिया, गोल्जी बॉडी ने उस प्रोटीन को प्रोसेस किया, प्रोसेस करके उसने उसे वेसाइकल्स में पैक कर दिया। पैक करने के बाद उसे मॉडिफाई कर दिया गया। पहले हमने उसे मॉडिफाई किया, फिर हमने उसे पैक किया बच्चों, और अब हम क्या करेंगे? उसे सिक्रीट कर देंगे। अगर ये इंडिपेंडेंटली काम करता रहे वेसाइकल, हमेशा के लिए परमानेंटली वैसा ही घूमता रहे, बर्स्ट होकर एंजाइम न रिलीज़ करे या सेल के बाहर न निकल जाए, तो फिर ये लाइजोसोम का शेप ले लेता है या लाइजोसोम के फॉर्म में एग्जिस्टेंस में आता है। लाइजोसोम्स डाइजेस्टिव बैग्स हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। ये एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं जिस समय इनके अंदर कोई भी फूड पार्टिकल अब्जॉर्ब किया गया है। तो इसीलिए हम इन शॉर्ट कह रहे हैं कि हमारा गोल्जी बॉडी किस में मदद कर रहा है? लाइजोसोम्स के फॉर्मेशन में। गोल्जी बॉडी सेल मटेरियल बनाने का भी काम करता है। ये सेल मटेरियल पॉलीसेकेराइड्स हैं, जैसे सेल्यूलोज है, हेमी सेल्यूलोज है, पेक्टिन है, इस तरीके के सब्सटेंसेस को भी बनाने का काम हमारा गोल्जी बॉडी करता है। ये जो स्पेशल कार्बोहाइड्रेट्स हमारा गोल्जी बॉडी फॉर्म कर रहा है, ये स्पेशल कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली गोल्जी बॉडी के अंदर एक स्पेशल एंजाइम के कारण हो पाते हैं। इनका फॉर्मेशन स्पेसिफिक एंजाइम्स के कारण हो पाता है। पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी सेल के अंदर हमारे पास सेल वॉल, अगर ये एनिमल सेल है बच्चों तो डेफिनेटली इट विल हैव सेल वॉल, और अगर वो प्लांट सेल है तो इट विल हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन। अभी फ़िलहाल हम बात कन्फाइन करते हैं सिर्फ सेल वॉल तक, क्योंकि सेलुलोज और हेमी सेलुलोज सेल वॉल के ही कॉम्पोनेंट्स हैं। सेल्यूलेज सिंथेटेज नाम का एक एंजाइम है जिस एंजाइम को हम यूज़ करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज। सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज को बनाने के लिए सेल्यूलेज सिंथेटेज नाम का एंजाइम भी कौन प्रिपेयर करके दे रहा है आपको? गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी इसीलिए हेल्पफुल है किसमें? सिंथेसिस ऑफ मटेरियल। The another function of Golgi body is that it helps in formation of cell plate, लेकिन सेल प्लेट का बनना फ्रैग्मोप्लास्ट की मदद से होता है। अब फ्रैग्मोप्लास्ट हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पीसेस पढ़े थे। रिमेंबर, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पीसेस होने के साथ साथ इट इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टन फिलामेंट्स। कुछ फिलामेंट्स हैं, एक्टिन फिलामेंट्स हैं, जो कि अपोजिटिवली अरेंज्ड होते हैं, और बीच में होता है एक माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये देखिए इस तरीके से सेल में प्रेजेंट है। ये मेरा एक सेल है, इस सेल के अंदर सेल डिवीजन की प्रोसेस चल रही है। ये सेल है, इसके अंदर सेल डिवीजन की प्रोसेस चल रही है। सेल प्लेट बनती है और सेल प्लेट बनती है सेंटर में। जस्ट गिव मी अ मिनट, ये डायग्राम में सेल प्लेट सेंटर में बनानी है हमें। ये मेरा सेल हो गया बच्चों। सेल के बीच में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और इन माइक्रोट्यूब्यूल्स में ऐसे पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स हैं। ये पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स बेसिकली एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। दीज आर नथिंग बट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स
सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अपोजिटिवली अरेंज्ड हैं प्लस द कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल के साथ इनका कॉम्बिनेशन होने से ये सेंटर में प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट होके दे जस्ट स्टार्ट गेटिंग, मतलब कुछ ऐसे वेसाइकल्स होते हैं जिनमें एक्टिन फिलामेंट्स हैं प्लस माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये सेंटर से फ्यूज़ होना शुरू करते हैं। बीच के वेसाइकल्स फ्यूज़ हुए, फिर उन वेसाइकल से दूसरे फ्यूज़ हुए, फिर उनसे तीसरे फ्यूज़ हुए। मतलब कैसे होगी प्रोसेस, ये 2 वेसाइकल फ्यूज़ हो गए, फिर इन 2 वेसाइकल्स से पीछे की तरफ 2 और फर्दर वेसाइकल्स फ्यूज़ होंगे, मतलब ये फ्यूज़ हो गया, ये फ्यूज़ हो गया, फिर ये फ्यूज़ हुआ, ये फ्यूज़ हुआ। तो इस तरीके से एक प्लेट का फॉर्मेशन बन जाता है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज सेल प्लेट, क्योंकि प्लांट सेल्स के अंदर कभी भी सेंटर पे जो क्रोमोसोम्स हैं उनको अलाइन करने के लिए सेंट्रियोल नहीं होते हमारे पास। तो इसीलिए वहाँ पे हमें एक स्पेशल ट्यूब का फॉर्मेशन करना पड़ता है विच इज़ कॉल्ड एज सेल प्लेट। सेल प्लेट कैसे बनेगी, वेसाइकल्स कोलीज हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं इन द सेंटर और ग्रेजुअली फ्यूज़ होते होते टूवर्ड्स मेम्ब्रेन जाते हैं और वहाँ पे अल्टीमेटली बीच में एक पार्टीशन क्रिएट कर देते हैं। द पार्टीशन इज़ नॉट वेरी सॉलिड, आप ऐसा मत समझिएगा इट्स अ वेरी सॉलिड टाइप ऑफ पार्टीशन, जस्ट अ पार्टीशन जहाँ पे क्रोमोसोम अपने आप को अलाइन करते हैं। वी कॉल दिस एज सेल प्लेट और इस सेल प्लेट पे क्रोमोसोम्स आके अटैच होते हैं। सो दिस इज़ हाउ सेल डिविजन, द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन टेक्स प्लेस इन प्लांट सेल्स। द अनदर फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज़ हमारे ह्यूमन जो स्पीशी है उस स्पीशी में ह्यूमन मेल के अंदर जो स्पर्म्स हैं, मेल गैमीट्स हैं, उन गैमीट्स के अंदर एंजाइम्स का फॉर्मेशन, राइट। देयर इज़ अ स्पेशल क्लास ऑफ एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन स्पर्म विच आर कॉल्ड एज स्पर्म लाइसेंस। तो स्पर्म लाइसेंस जो होते हैं, ये स्पर्म लाइसेंस स्पर्म के टिप में प्रेजेंट होते हैं। ये स्पर्म का टिप, ये मिडल पीस और ये उसकी टेल। तो स्पर्म लाइसेंस प्रेजेंट है हमारे क्रोमोसोम के टिप में और ये स्पर्म लाइसेंस क्या है, बेसिकली दीज आर एंजाइम, स्पेसिफिकली हाइड्रोलाइजेस टाइप ऑफ एंजाइम है। जो एंजाइम मेजरली यहाँ पे प्रेजेंट हैं दीज आर हाइड्रोलेस टाइप, मतलब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। दे विल हेल्प इन द ब्रेकिंग, हाइड्रोलिटिक, इट इज़ हाइड्रोलिटिक that will help in breaking the shell of ovum at the time of division, at the time of fertilization. So this is how they are helpful in spermiogenesis process. यहाँ पे हमने कुछ मेन फंक्शंस डिस्कस किए हैं हमारे लाइजोसोम्स के, गोल्जी बॉडी के। एक और मेन फंक्शन मैं आपको बताना चाहूँगी, देयर इज़ अ स्पेशल structure which is present or which is formed in the pollen tube at the time of pollen grain germination, right? इसे हम कैप बोलते हैं। पोलन कैप जो होती है, यहाँ पर भी पोलन कैप में कई सारे वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दिस ऑल्सो कैरीज n नंबर ऑफ एंजाइम्स। तो ये जो पोलन कैप डेवलप हुई है, ये पोलन कैप बेसिकली कैप ब्लॉक के नाम से जानी जाती है, जिसके अंदर देयर इज़ अ रेंज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स। बिकॉज जब ये पोलन ट्यूब लंबी होगी, इलोंगेट होगी, तो ये स्टिग्मा को क्रॉस करेगी। ये देखिए ज़रा, ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो चलिए, यहाँ तो पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो गई, उसके बाद ये जैसे जैसे स्टाइल को क्रॉस करेगी तो ये डिज़ोल्व करती जाएगी स्टाइल के टिश्यूज़ को। स्टाइल के टिश्यूज़ को डिज़ोल्व करने के लिए इट रिक्वायर्स एंजाइम्स, और ये जो एंजाइम्स हैं दीज आर स्टिग्मेटिक डाइजेस्टिंग एंजाइम या स्टिग्मा डाइजेस्टिंग स्टाइल डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। तो ये जो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं स्पेसिफिकली कैप ब्लॉक में, और कैप ब्लॉक ये वाला रीजन है विच विल हैव मेनी वेसाइकल्स। रादर स्पेसिफिकली बोलूँ तो बहुत सारे गोल्जी बॉडी होंगे, ये गोल्जी बॉडी के वेसाइकल्स होंगे, प्लस इट विल हैव माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है कैप ब्लॉक में, और ये कैप ब्लॉक जो है दैट इज़ व्हाट इज़ द एंड ऑफ पोलन ट्यूब और द टिप ऑफ पोलन ट्यूब। तो इस तरीके से हमने गोल्जी बॉडी के सारे फंक्शंस डिस्कस किए हैं। नाउ द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल विच वी विल टॉक अबाउट इज लाइजोसोम्स, राइट।